पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं कि गाड़ियों का काफिला तो सड़क पे चल रहा है और मंत्री जी मेट्रो में बैठे हैं। वो पूरी पोल खुल रही है सोशल मीडिया पर। एक दिन बुलेट पे बैठ के जाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अगले दिन नासिक से 20 गाड़ियों का काफिला चलता है, लेकिन शायद आप नहीं दिखा पाएंगे। मुझे लगता है कि नौटंकी की पोल रोज खुल रही है। मेरठ में क्या हुआ है, कल बीजेपी के एक लीडर का जिला परिषद चेयरमैन बना है केवल, क्या हुआ है वो देख लीजिए। आज जिस तरह से दिल्ली में दिखाया आपने तमाम मंत्रियों को, वो मंत्री मेट्रो से उतर के कहां गए? ठीक है ऑफिस चले गए, शाम को कैसे गए वो? मोदी जी ने 2 गाड़ियां दिखाई, क्या एसपीजी के प्रोटोकॉल को बदल दिया गया है? क्या आगे भी मोदी जी अब 2 गाड़ियों के काफिले में ही चलेंगे? क्या एसपीजी का जो प्रोटोकॉल था सिक्योरिटी का वो बदल दिया है? किसने बदला वो? क्या गृह मंत्रालय ने बदला? किसी के पास जवाब नहीं। टोकनिज्म किया जा रहा है, नौटंकी की जा रही है। टोकनिज्म से देश नहीं चलता है। आर्थिक नीति के मामले में अभी अर्थशास्त्री महोदय ने बताया कि रुपए को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया क्योंकि चुनाव चल रहे थे। प्राइसेस को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया क्योंकि चुनाव चल रहे थे। सरकार ने गोल्ड खरीदा, इनके सबसे बड़े मित्र अडानी ने गोल्ड खरीदा। मैं तो कह रहा हूं व्हाइट पेपर लेकर आइए ना कि पिछले 2 महीने में, जब से 3 महीने से युद्ध चला है, अडानी ने की कंपनियों ने कितना गोल्ड खरीदा है और सरकार ने कितना गोल्ड खरीदा है। दूसरी चीज यह है कि विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दो प्लीज। ये अच्छा है। मैं तो कई दिन से उम्मीद कर रहा हूं कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता या कोई मीडिया चैनल पंडित नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। बड़ा आश्चर्य की बात है, पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देना चाहिए। जो भाड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह से विदेशी निवेश भाग रहा है, यह भी विपक्ष की वजह से भाग रहा है। जो अप्रैल के महीने में 1.25 लाख करोड़ रुपया फॉरेन एक्सचेंज में निकल गया, ये भी शायद केरला के जो हमारे वहां पर जो आज मंत्रिपरिषद का गठन हुआ उसकी वजह से गया होगा। इस सरकार की न नीति है न नीयत है। अभी तक तो चुनाव खेल रहे थे, अब विश्व खेल रहे हैं कि विश्व में ऐसा, विश्व में वैसा। अरे साहिल जी, राहुल गांधी जी ने आज से 2.5 महीने पहले चिताया था एक ऑल्टर पार्टी मीटिंग होनी चाहिए थी। तमाम अर्थशास्त्री बैठते, तमाम मंत्री बैठते, एलओपी को बैठाते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस समय पर भी हिंदू मुसलमान करते घूम रहे थे। युद्ध से पहले तो 50 रुपए का डॉलर मिल रहा था, जो आज 100 के करीब पहुंच गया है। युद्ध से पहले तो 50 में मिल रहा था। लगातार करेंसी गिर रही थी, कोई कंट्रोल करने को तैयार नहीं था। सही बात है। विकसित देश जो हैं वहां पे पेट्रोल डीजल की कीमत 20% से लेकर 100% तक बढ़ी है। जैसे चीन में 23%, अमेरिका में 45%, कनाडा में 30%, ऑस्ट्रेलिया में 30%। बार बार दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वहां इतने % बढ़ गया, यहां इतने % बढ़ गया। उन देशों में जिस समय पर 18-20 डॉलर पर प्रति बैरल पेट्रोल डीजल गया था, उस समय पर उनके देश में क्या रेट था? उन देशों ने अपने नागरिकों को पूरी छूट दी। यहां पर जब भी जेब काटते रहे, आज भी जेब काट रहे हैं। इसलिए पहला लॉजिक तो यहीं पर फेल हो जाता है। ये बताइए, 3 झूठ बोले जाते हैं। मैं रोज आपका चैनल देखता हूं साहिब जी। पहला, रूस से तेल बंद कर दिया गया। मैं अभी सही आंकड़े भी दूंगा और बताऊंगा किस तरह से 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर हमने बचाया है। 30 से 35% जो आयात होता है कच्चे तेल का, वो रूस से होता है। कांग्रेस के समय में ये 1% था। इनकी ना तो कोई नीति है ना नियत है। रशिया से तेल खरीदना बंद किया, ये मंत्री ने माना। उसके बाद अभी पिछले 2 दिन से किसी मंत्री को नहीं पता है कि हम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, खरीद रहेगी कि नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी केवल 3% पेट्रोल और 3% करीब डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। और ये कब है? सबसे पहले 75 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन आम नागरिक पे बोझ ना पड़े, ये सुनिश्चित किया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो तेल कंपनियां हैं, उन लोगों ने सुनिश्चित किया कि चाहे उनका मुनाफा कम हो, लेकिन नागरिकों पे बोझ ना हो। दूसरी बात, युद्ध के बावजूद पर्याप्त मात्रा में हमें पेट्रोल डीजल मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यूपीए सरकार में हम देखते थे, आता था सुझाव कि 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक बंद कर दीजिए पेट्रोल पंप, वो हो रहा हो, वो भी नहीं हो रहा।
तीसरी बात, आगे के लिए भी अभी 60 दिन से लेके 45 दिन तक का पेट्रोल डीजल का और गैस का हमारे पास रिजर्व सप्लाई है। चौथी बात, सरकार ने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। लेकिन आलोक शर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि 3 रुपया सिर्फ बढ़ा है, 3.5% सिर्फ दाम बढ़े हैं, और उसके बाद विपक्ष कह रहा है, जो बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है, बार बार 3 रुपए कहा जाती है। वो ट्वीट डिलीट केवल और केवल आप एक कमर्शियल गैस का सिलेंडर उठा लीजिए, 1 जनवरी को 1518 रुपए का था, 1500-1800 रुपए से 3100 रुपए हो गया, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद मैं अब 3-4 चीजों पर आता हूं साहिल जी। एक्साइज ड्यूटी 44 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने इकट्ठी की, और 1.25 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड थे। अरे भाई लौटा देते 44। अरे भाई चुप रहो ना यार, बीच में मत बोलो यार, ऐसे बीच में बोलने से गंभीर विषय है। साहिल यार चुप नहीं करवा सकते क्या आप लोगों ने? नहीं बोला देना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी के समय में 412 रुपए का सिलेंडर था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार नारा था। एक वो महिला आके टीवी पे आज तक पे भी बहुत कुछ कहती थी, और आज तक पे मनमोहन सिंह सरकार और चिदम्बरम जी के वो रुपया लुढ़कते हुए के मीम्स भी बनते थे, लेकिन शायद आज कुछ नहीं। आंकड़ों की बात कर लेते हैं। IMF हमारे आंकड़ों को C कैटेगरी में रखता है, क्योंकि हमारे आंकड़ों में बहुत सारी लूप होल्स हैं। इस बार हालत यह है कि आज ही आपने 80 के पार दिल्ली में CNG गैस पहुंचवा दी, और उसके बाद मंत्री जो है वो नौटंकी कर रहे हैं। नहीं तो आप ये ना बार बार वो रोना, आप ये ना डाइवर्जन जो आप करते हैं ना, वो छोड़ दीजिए ना, मुद्दे पर आ जाइए आप। अरे गरीब आदमी रो रहा है, उसके रोने को देख लो, मैं रो अब नहीं ये रहा हूं। डिबेट है ना, बहक जाएगा, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा था। लेकिन बार बार आप उसी चीज पर आ रहे हैं, तो मुझे जवाब देना पड़ा आपको। सुनिए ना, मैं आ रहा हूं। तो आप मुद्दे पर आइए ना, आपको जो पूछा गया उस पर जवाब दीजिएगा। तो एक भी झूठ बोला हो तो सच बता दी। मैं मुद्दे पर आता हूं, मैं मुद्दे पर आता हूं। अरे तो मैंने आपको कहा ना, उसी को लेकर आज आप किस बारे में डिबेट कर रहे हैं? आप बहका रहे हैं डिबेट को अननेसेसरी। तब क्या होता था, आज क्या होता था? भाई आज के बारे में बात करिएगा, सुनो ना भाई, जो सवाल पूछा है उस पर बात करिएगा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 4th से 6th, चौथे से हम 6ठी अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए, लेकिन जिम्मेदार पंडित नेहरू हैं। वेजेस स्टैग्नेशन है पिछले 8-10 साल से, लेकिन पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। अभी तक दाम किसके कंट्रोल में है? अरे भाई जब तक चुनाव था, जब सरकार ने ही कंट्रोल कर रखा था ना। किसने कंट्रोल किया था भाई? सरकार ने ही कंट्रोल कर रखा था ना, तेल की कंपनियों ने ही कंट्रोल कर रखा था ना। इसलिए मैं कहता हूं कि कंट्रोल भी सरकार ही करती है। देखिए ऐसा है, मनमोहन सिंह जी की सरकार को चाहने वाले यहाँ पे बैठे हैं, उनको कुछ आंकड़े बता दूं। तब महंगाई दर 10% से लेके 14% ही डबल डिजिट पे पहुंच गई थी। हमारे समय में औसतन 4% रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5 से 4.9% तक पहुंच गया था, कंट्रोल करके 2% कर दिया, 2.5% कर दिया। तब फॉरेक्स रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार 300 बिलियन US डॉलर का होता था, 750 बिलियन US डॉलर। तब बिलियन 300 बिलियन था, अब 750 बिलियन US डॉलर हो गया। चल झूठा। अब चौथी पांचवी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और मैं एक और बात आपको बताता हूं, 3 रुपए अगर पेट्रोल डीजल बढ़ाया है जब वैश्विक संकट है। छाती पीट रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और कई अर्थशास्त्री जो अपने आपको बुलाते हैं। 2008 में 15 रुपए बढ़ाया था पेट्रोल पे मनमोहन सिंह जी ने, 2011 में 13 रुपए बढ़ाया था, 2012 में 10 रुपए बढ़ाया था, 34 का था पेट्रोल। जब 2004 में आए 72 का छोड़ के गए थे, 72 का 110% बढ़ा पेट्रोल, डीजल बढ़ा 140%। कोई इनसे सीखे। देखिए, जब से मोदी जी ने कहा है और अपील की है कि आप पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, सोना मत खरीदिए, देखिए पूरे देशवासियों ने, और मैंने तो अपनी कार ही बेच, मेरे पास आज की तारीख में कार नहीं है, सोना मैंने खरीदा नहीं है। जब पूरा देश मोदी जी की बात मान रहा है तो रोज CNG के पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं आप? अच्छा, ये भी बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन रुपए के कमजोर होने के बावजूद आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। कारण क्या है? आपने चीन के लिए पूरे रास्ते खोल दिए हैं। जब मोदी जी ने कहा था कि हम लोग चीनी झालर न खरीदें, मैंने कसम खाई थी चीनी झालर नहीं खरीदूंगा, दीपक लेके आया था, दिए लेके आया था। लेकिन चीन से आयात आपका 2014 में
जितना था उसका डबल हो गया, एक्सपोर्ट केवल 15% बढ़ा। नहीं साहिल जी, ऐसे तो अगर तेल के सारे कुएं सूख जाएं तो फिर क्या होगा? वो अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम परिस्थिति सोचेंगे तो उस हिसाब से तो हर कदम ही छोटा लगेगा। लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार करने की क्या कोशिश कर रही है ये समझना चाहिए। इंडिकेटिवली ये जरूर बोल रही है कि एक ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर लेने हैं तो एक कलेक्टिव रिजॉल्व के साथ लेने पड़ेंगे और उसमें हम सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ऑफ कोर्स पूरी सुई नहीं घूमती है हर छोटी प्रक्रिया से, उसको विपक्ष अपने चश्मे से देखेगा तो उनको नौटंकी लगेगी। बट लेकिन आप कर क्या रहे हो? कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसे तो होने को ये भी हो सकता कि कल ही युद्ध खत्म हो जाए, तो हम तो ये सब बातें ही खत्म हो जाएंगी हमारी। आपने कोविड झेला, उसके बाद आपने रशिया का युद्ध झेला, उसके बाद ये जो ईरान का युद्ध है, फिर एनर्जी क्राइसिस है, तमाम इतनी सारी चीजें हैं कि भारत सरकार, कोई भी सरकार हो, यहां पे अगर कांग्रेस की भी सरकार होती तो वो कृत्रिम रूप से कितने बफर तैयार कर सकती है, उसकी एक सीमा है। भारत सरकार ने भी जिस तरह से एक्सटर्नल मैनेजमेंट किया है 10 साल तक, वो अभूतपूर्व रहा इन स्पाइट ऑफ दिस क्राइसिस। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो।